जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम आरआरबी डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट जो आरआरबी जेई सीएमए और डीएमएस के तहत जो वैकेंसी आई थी डीएमएस की डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में देखेंगे। उसका जो जॉब नेचर कैसा है, प्रमोशन कैसे है, सैलरी कितनी मिलती है, नाइट ड्यूटी होती है नहीं होती है, उसमें क्या काम करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हो वो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसके एग्जाम की, तो ये आरआरबी जेई सीएमए और डीएमएस के तहत जो डीएमएस की वैकेंसी आती है इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये आपकी लेवल 6 की पोस्ट है जिसकी ग्रेड पे 4200 होती है और आपकी बेसिक 35,400 होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें बात करें तो आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका अगर 3 साल का कोई भी डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इंजीनियरिंग में कोई सी भी आपकी स्ट्रीम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कुछ भी हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, इसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और जो आपकी मेरिट है वो CBT 2 के नंबर के आधार पर बनेगी। फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। मेडिकल आपका C1 होता है, ये ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता, ये नॉर्मल मेडिकल होता है। रेलवे में मेडिकल कैसे होते हैं, कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, इन सबसे रिलेटेड मैं डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके आप देख सकते हो। बात करें हम इसमें ट्रेनिंग की, तो आपकी जो ट्रेनिंग है इसमें 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। तो इस तरह आपका जो डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की आपकी जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। अब हम इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करते हैं। हम इसकी सैलरी के बारे में देखें तो ये लेवल 6 की पोस्ट, ग्रेड पे इसकी 4200 और बेसिक 35,400 होता है। अब इसमें जो सैलरी मिलती है वो आपकी क्या क्या मिलती है, एक तो आपका बेसिक पे मिलेगा, उसके बाद प्लस DA मिलेगा, आपका HRA मिलेगा, TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। DA क्या होता है आपका डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता होता है। HRA क्या होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, जिसमें आपको घर का किराया देती है रेलवे, वो आपका 10%, 20%, 30% मिलता है। आपका X सिटी में 30%, Y सिटी में 20% और Z सिटी में 10% मिलता है। वर्तमान में आपका महंगाई भत्ता 50% चल रहा है। TA की बात करें तो TA आपका रेलवे प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये क्यों देती है, क्योंकि आप स्टेशन से आपके या आपके जो वर्क प्लेस है उससे आपके घर जाने का और घर से वर्क प्लेस पे आने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो रेलवे आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको देती है एक ट्रेवलिंग अलाउंस। ये ट्रैवलिंग अलाउंस कब दिया जाता है, जब आप अपने जो वर्किंग प्लेस है उससे 8 किलोमीटर दूर वर्क करने जाते हो तो आपको रेलवे ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। वो लेवल 6 के लिए आपका 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। लेकिन ये ट्रैवलिंग अलाउंस फिक्स नहीं है, जब आपको बाहर ड्यूटी करने जाना पड़ेगा तभी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, वरना आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो आपकी ग्रॉस पे है वो आपकी लगभग 65,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। बात करें हम ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग में आपको स्टाइपेंड मिलता है। उसे ट्रेनिंग में जो मिलती है उसे हम सैलरी नहीं बोलते, उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। तो आपके जो मिलती है ट्रेनिंग में क्या मिलता है आपका, एक तो आपको बेसिक पे मिलेगा, एक आपको DA मिलेगा। तो बेसिक पे आपका 35,400 प्लस DA वर्तमान में 50% चल रहा है, तो बेसिक प्लस DA को आप ऐड करोगे तो आपका 53,100 रुपये आपका जो ट्रेनिंग में स्टाइपेंड के तौर पर मिलता है। तो इस तरह आपकी जो DMS की जो सैलरी है बनती है। अब हम बात करें जो DMS का वर्क प्लेस है उसके बारे में, तो आपकी ड्यूटी हेडक्वार्टर में, DRM ऑफिस में भी लग सकती है, आपकी डिपो में आपकी ड्यूटी लग सकती है, आपकी ड्यूटी वर्कशॉप में लग सकती है, प्रोडक्शन यूनिट में लग सकती है, शेड में लग सकती है। मतलब जहाँ जहाँ आपकी डिपो होगी यानी आपका जो भी सामान रेलवे से रिलेटेड जो भी आपका सामान का जो लेखा जोखा रखने का काम रहेगा आपका, तो जहाँ पर भी वो ये काम रहेगा वो आपका वर्क प्लेस रहेगा। तो मेनली आपकी जो ड्यूटी है वो इन जगह पर रहती है। तो जो मोस्टली आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो X और Y सिटी में रहेगी। कभी कभी आपकी अगर वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट अगर Z सिटी में हुआ तो ही आपकी Z सिटी में ड्यूटी लग सकती है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। रेयरली आपकी Z सिटी में ड्यूटी लगेगी, मतलब आपकी सीट जो ड्यूटी है वो अच्छी सिटी में ही लगेगी। तो वर्क प्लेस की बात करें, इसका वर्क प्लेस बढ़िया है, सिटी में आपकी ड्यूटी लगती है। अब हम बात करें इसमें आपके जो वर्क प्रेशर की, तो इसमें किसी प्रकार का कोई आपका वर्क प्रेशर नहीं होता। आपको जो है आपके जो सामान आता है रेलवे का, जो आपको रख रखाव करना है उसका, और जिसको सामान चाहिए आपको उसको सामान अलॉट करना है। तो यही आपका काम रहता है। अगर कोई स्क्रैप हो तो वो आपको जो है बेचना रहता है, बस आपका इतना काम रहता है। वर्क नेचर की बात करें, इसका वर्क नेचर अच्छा है क्योंकि नाइट ड्यूटी इसमें रहती नहीं है। आपकी ऑफिस जॉब रहती है, सुबह 9 से 5 आपकी शाम तक ड्यूटी रहेगी।
गर्ल्स के लिए बात करें, गर्ल्स के लिए जॉब अच्छी है, आप एक जगह ड्यूटी रहती है और पब्लिक डीलिंग का किसी प्रकार का कोई काम नहीं रहता, नाइट ड्यूटी भी नहीं रहती है आपकी, तो लड़कियों के लिए पोस्ट बढ़िया है। आपका वर्क टाइम 9 से 5 का रहता है। अब हम इसमें बात करें वर्क टाइम की, तो आपका 9 से 5 आपका वर्क टाइम रहेगा। आपका जो सैटरडे हाफ और संडे ऑफ रहता है, लेकिन अगर आपकी ड्यूटी हेडक्वार्टर और डीआरएम ऑफिस में लगती है तो आपको संडे सैटरडे आपका ऑफ रहता है, और डीआरएम ऑफिस और हेडक्वार्टर के अलावा कहीं भी लगती है तो आपका सैटरडे हाफ डे रहेगा और संडे ऑफ रहेगा। आपकी फिक्स जॉब प्लेस, आपका जो जॉब प्लेस है वो फिक्स होता है। ट्रेनिंग आपकी जो कॉम्प्लेक्स लेवल पे होती है, यानी मतलब 2-4 जो वर्कशॉप या 2-4 जो डिपो मिलकर एक जगह आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं। आपकी जो ट्रेनिंग के लिए आपको लगभग आपका इंडिया लेवल पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। नेशनल हॉलीडे की बात करें, आपका नेशनल हॉलीडे ऑफ रहता है। इसमें नेशनल हॉलीडे की आपकी छुट्टी रहती है, वरना जो रेलवे जॉब होती है मैक्सिमम में आपका नेशनल हॉलीडे की छुट्टी नहीं रहती। जैसे स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, सीसीटीएस, सीसीटीसी, इसमें आपकी नेशनल हॉलीडे की छुट्टी नहीं रहती। लेकिन जो डीएमएस है इसमें आपकी नेशनल हॉलीडे की छुट्टी रहती है। आप जो त्यौहार है आप अपने परिवार के साथ मना सकते हो। इसके बाद इसमें जो पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है, क्योंकि आपका सैटरडे हाफ डे, संडे ऑफ रहता है। अगर कोई आगे तैयारी करना चाहता है तो संडे सैटरडे आपका हेडक्वार्टर डीआरएम ऑफिस में लगती है तो आपका ऑफ रहता है। अब हम बात करें डीएमएस के जो वर्क प्रोफाइल है या उसे कौन कौन से काम करने रहते हैं, तो मटेरियल रिक्वायर्ड बाय मैकेनिकल सिग्नल वर्कशॉप, यानी आपका जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, सिग्नल डिपार्टमेंट को या किसी स्टेशन को, आपकी वर्कशॉप को या किसी भी आपकी जो भी काम करने वाले हैं, अगर उनको किसी भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट ही प्रोवाइड करता है। तो किसी को भी अगर चाहे आपका रजिस्टर हो, चाहे आपका लैपटॉप, चाहे रेलवे में काम आने वाले कंप्यूटर या आपके रजिस्टर हो गए, या आपके किसी भी प्रकार के सिग्नल से रिलेटेड आपका सामान हो गया, मैकेनिकल से रिलेटेड सामान हो गया, अगर किसी को भी सामान की ज़रूरत है तो वो आपको संपर्क करेगा। तो जो आपका काम है वो सामान अलॉट करना होता है। इसके बाद आपका काम क्या होता है, स्क्रैप डिस्पोजल, यानी जो रेलवे का सामान ख़राब हो जाता है उसको डिस्पोजल करने का काम आपका रहता है। मतलब उसकी जो आपको बिक्री करनी रहती है उसका काम भी आपका रहता है। परचेज, सामान जो परचेज करना रहता है वो आप ही का काम रहता है। रेलवे में जो भी सामान आता है वह सबसे पहले भंडार विभाग के डिपो में आता है। रेलवे में कोई भी सामान आएगा जो सबसे पहले जो भंडार विभाग है उसके डिपो में आता है, जहाँ उसकी सही प्राप्ति, उचित भंडारण एवं रेलवे के विभिन्न विभागों को उचित वितरण सुनिश्चित करना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो जितने भी आपका जैसे कोई सामान आया तो उसका जो सामान सही है या ख़राब है उसकी जो जिम्मेदारी भी आप ही की रहेगी। उसके बाद कितना सामान स्टोर में आया, कितना गया, ये सब की जो सूची भी आपको रखनी होगी। किसको कितना सामान आपने दिया इसका रिकॉर्ड भी आप ही को मेंटेन करना रहेगा। तो ये सब काम एक डीएमएस को करने रहते हैं। फिर आपका जो स्टॉकिंग वार्ड है, जहाँ पे आपका जो सामान, ख़राब सामान है वो आपका आपके जो डिपो में आता है तो उसको आपको स्टॉक करना रहता है। तो आपका एक अलग से वार्ड होता है, उसमें आपको स्टॉक करना रहता है। तो ये भी आप ही का काम रहता है। सेंट्रल रिसिप्ट सिस्टम सेक्शन, इसमें आपके जितना भी सामान आया उसका लेखा जोखा रखने का काम आप ही का रहता है। फिर जनरल डिस्पैच सेक्शन, यहाँ पे अगर किसी रेलवे यूनिट को या किसी स्टेशन को, किसी वर्कशॉप को या सिग्नल वालों को, एसएससी, जेई, पीवे को अगर किसी भी सामान की ज़रूरत है तो ये जनरल डिस्पैच सेक्शन होता है, वहाँ से आपको द्वारा डिस्पैच किया जाता है। उसके बाद स्क्रैप सेल, यानी जो ख़राब सामान आपके जो भंडार में आता है उसको आपको सेल करने का काम आप ही का रहता है। तो जितना भी सामान, चाहे किसी से रेलवे में किसी चीज़ से रिलेटेड सामान हो, चाहे पीवे से हो, एसएनटी से हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी सामान हो तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। उसके बाद आपसे ही किसी को अगर ज़रूरत होगी तो वो आपके यहाँ से लेके जाएगा। तो यही काम एक डीएमएस को करना होता है। एक जो वर्कशॉप होती है उसमें एक डीएमएस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा डीएमएस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी जो वर्कशॉप कितनी बड़ी है या आपका जो डिवीज़न कितना बड़ा है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। आपकी जो डिपो है वो कितनी बड़ी है। अगर छोटी डिपो है तो आपको काम भी कम रहेगा और एक ही डीएमएस रहेगा। लेकिन अगर बड़ी डिपो है तो 4-5 डीएमएस भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका काम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई वर्क प्रेशर नहीं रहता है। आपको अगर कोई सामान लेने आया उसको सामान देना है, बस उसका रिकॉर्ड रखना है, यही आपका काम होता है। अब हम बात करें इसके प्रमोशन के बारे में, तो आप जब इनिशियल भर्ती होते हो तो आप डीएमएस डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के रूप में, मटेरियल सुपरिटेंडेंट के रूप में आप भर्ती होते हो, जिसकी ग्रेड पे 4200 होती है। उसके बाद आप CDMS 5 से 6 साल में आप CDMS
बनते हो, जिसकी ग्रेड पे 46 होती है। जो CDMS बनना है, ये आपके जो या जो डिपो है या वर्कशॉप है जहाँ पे भी आप काम करते हो, वहाँ पे वैकेंसी कितनी क्रिएट हो रही है उस पर डिपेंड करता है। कम से कम 5-6 साल लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 साल भी लग सकते हैं। तो ये DMS से CDMS चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट बनते हैं। उसके बाद आपका जो ADMM या आपका AMM, ये ADMM आपका डिवीजन में होता है, AMM आपका जोन में होता है। इसके लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है। इसके लिए एग्जाम आप कब देते हो? जब आप DMS के रूप में 5 साल काम कर लोगे 4200 ग्रेड पे में, तो आप ADMM की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर आप इसकी एग्जाम पास कर लेते हो तो आपको DMS से डायरेक्ट ही ADMM बना दिया जाएगा। उसके बाद आपका प्रमोशन होकर DMM और या SMM आपका जोन में रहता है, DMM डिवीजन में रहता है। उसके बाद आपका डिप्टी CMM या सीनियर DMM, ये आपका डिवीजन में रहेगा और ये आपका जोन में रहता है। तो इस तरह जो आपके प्रमोशन होते हैं वो इस तरह होते हैं। लेकिन जो मोस्टली अगर आप एग्जाम पास नहीं करते हो तो जो DMS है वो CDMS तक उसका प्रमोशन होता है, उसके बाद किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं होता। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो तो आप ADMM, उसके बाद आपको कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप DMM और उसके बाद डिप्टी CMM बन जाते हो। तो इस तरह जो इसमें प्रमोशन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि DMS के बाद आप CDMS बने और उसके बाद अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं की तो क्या आप 4600 ग्रेड पे रिटायर हो जाओगे? तो नहीं, आप 4600 ग्रेड पे पर रिटायर नहीं होंगे। आपका हर 10 साल में जो MSCP लगता है आपको 4600 से 4800, 4800 से 5400 ऐसे मिलता रहेगा। लेकिन आपकी जो पोस्ट है वो CDMS ही रहेगी, आपकी पोस्ट चेंज नहीं होगी। तो इस तरह ये प्रमोशन होते हैं। अब जो हमने जो पोस्टें देखी थी उनकी जो फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। DMS होता है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, CDMS होता है आपका चीफ डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। ये जो पोस्टें आपकी जोन में होती है और ये पोस्टें आपकी डिवीजन में होती है। जोन में कौन होता है? PCMM प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर। CMM, जो CMM होता है आपका जो PCMM है उसको असिस्ट करता है, तो आपका चीफ मटेरियल मैनेजर। फिर डिप्टी CMM डेप्यूटी चीफ मटेरियल मैनेजर, SMM सीनियर मटेरियल मैनेजर, AMM असिस्टेंट मटेरियल मैनेजर। जब आप ADMM की एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो तो आप AMM की एग्ज़ाम भी दे सकते हो। फिर है आपका सीनियर DMM सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर, DMM डिविजनल मटेरियल मैनेजर, ADMM असिस्टेंट डिविजनल मटेरियल मैनेजर। तो ये जो आपकी हायरार्की होती है जिसमें पोस्ट के बारे में सबसे ऊपर आपका PCMM होता है जो आपका जोन में रहता है और डिवीजन में आपका सीनियर DMM सबसे ऊपर होता है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। उन सुविधाओं के बारे में देखते हैं। तो जो पास और PTO की आपको सुविधा मिलती है, तो आप जब आपकी सर्विस 1 से 5 साल तक की आपकी सर्विस के लिए आपको 2 पास, 1 पास मिलेगा, वो आपका 1 पास सेकंड AC का रहेगा और आपको 4 PTO मिलते हैं। जो PTO है वो भी आपके सेकंड AC के रहते हैं। PTO में क्या होता है, आपका जो 1/3 किराया देना पड़ता है और जो 2/3 है वो रेलवे प्रोवाइड करती है। तो सेकंड AC का जो 1 पास मतलब 1 सेट पास होता है। जैसे आप A स्टेशन से B स्टेशन तक जाओगे और B स्टेशन से वापस A स्टेशन तक आओगे तो ये आपका 1 सेट पास हुआ। तो ये आपका फर्स्ट 5 ईयर तक 1 सेट पास होता है और 4 PTO होते हैं। और जब 5 साल की आप सर्विस पूरी कर लेते हो तो उसके बाद आपको 3 पास और 4 PTO मिलते हैं। जो भी आपका 3 सेट पास होते हैं वही एक A स्टेशन से B से A, इस तरह आपको 3 सेट पास मिलते हैं। आप इनको अलग अलग भी यूज कर सकते हो। जैसे कभी आपने A स्टेशन से B तक जाने के लिए पास यूज किया, उसके बाद आपने आने के लिए यूज नहीं किया, तो आप वापस A से B तक जाने के लिए भी पास को यूज कर सकते हो कभी दोबारा। तो जो आपकी जो पास की वैलिडिटी है वो आपकी 5 मंथ तक आपकी पास की वैलिडिटी होती है। क्वार्टर की बात करें हम, इसको क्वार्टर जो है टाइप 3 के क्वार्टर मिलते हैं। टाइप 3 क्वार्टर यानी आपको जो 3 रूम का सेट मिलेगा, आपको लेटरिन बाथरूम और किचन मिलती है। तो इस तरह जो आपको क्वार्टर भी अच्छे मिलते हैं। अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। फिर दिवाली बोनस मिलता है। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है वो आपका 2 बच्चों तक मिलता है। एक बच्चे को 33,000 के आसपास मिलते हैं पर ईयर। उसके बाद इसमें बात करें पीरियडिकल ट्रांसफ़र की, तो इसमें किसी प्रकार का कोई पीरियडिकल ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आपकी एक बार पोस्टिंग होगी तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम ना हुई तो ही आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे स्टेशन मास्टर उनकी तरह CCTS CCTC की तरह के 4 साल में आपका प्रमोशन ट्रांसफ़र होगा। तो आपका हर 4 साल में ट्रांसफ़र नहीं होता है। आपका अगर ट्रांसफ़र कभी हुआ तो बाई चांस ही होता है, नहीं तो आप एक जिस जगह आप पोस्टिंग हुई वहीं से आप रिटायर हो जाओगे। तो इसमें ट्रांसफ़र के भी चांस बहुत कम होते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो ट्रांसफ़र ले सकते हो। बस ये DMS का क्या है, एक कैडर छोटा होता है तो इसमें जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि
इसका स्टाफ इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आपको म्यूचुअल आसानी से मिल जाए। तो ये जो डीएमएस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी हमने इस वीडियो के माध्यम से की है। फिर भी डीएमएस से रिलेटेड आपकी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।